जी स्टूडेंट, लेट्स रिज्यूम आवर क्लास। तो ये हमारा जो है ना चैरिटेबल डोनेशन, ये हमने अगेन कर दिया। अभी कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट का तो आपको बड़ा इजीली पता चल रहा होगा कि आपने पैसे लगाने हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप अपना सरमाया लगाते हैं। किसमें लगाना है? शेयर्स के अंदर। तो इसकी हेडिंग तो शेयर्स तक महदूद है। तो शेयर्स का अभी थोड़ा सा देख लेंगे। शेयर क्या होता है? एक कंपनी होती है, कंपनी पैदा होती है, बनती है, ओरिजिनेट होती है, इनकॉर्पोरेट करवाई जाती है। कहाँ करवाई जाती है? एसईसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जाके वहाँ पे कंपनी बन जाती है। चाहे सिंगल मेंबर कंपनी बना लो, प्राइवेट लिमिटेड बना लो, कॉर्पोरेशन बना लो, या आप पब्लिक लिमिटेड बना लो, या पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी बना लो। जो भी कंपनी बनाओगे उसके शेयर्स तो होंगे। शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी को इनिशियली काम करने के लिए सरमाए की जरूरत होगी, पैसा की जरूरत होगी। वो पैसा होगा कैपिटल। लेट्स सपोज कि इसको 1 लाख रुपए की जरूरत है ताकि अपना काम शुरू कर सके। जो लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं वो कहते हैं हम 1 लाख रुपया देंगे कंपनी को। एसएससीपी कहती है अच्छा 1 लाख दोगे, 1 लाख में उसको तकसीम करो शेयर्स के ऊपर। शेयर वो हिस्सा है कि जितना वो छोटा पार्ट है कैपिटल का, एक 1 लाख का कैपिटल, उसको तकसीम कर लो मुख्तलिफ हिस्सों में। वो मुख्तलिफ हिस्से वो शेयर है। वो शेयर है मालिकों का जो उसको करवा रहे हैं इनकॉर्पोरेट, मालिकों का हिस्सा। कि 10 लाख 1 लाख से काम शुरू करना है। कंपनी कहती है कि जब एसएससीपी कहते हैं कैपिटल लगाना है, बैंक अकाउंट खुलवाओ, बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए जमा करवाओ। अगर 2 बंदे मिलके बना रहे 2 नहीं 3 कर लो, बना रहे हैं, तो वो अगर जब उन्होंने कंपनी बना रहे तो उस वक्त बताते हैं कि मैं इतने शेयर लूंगा, मैं इतने लूंगा, मैं इतने लूंगा। सही। तो इनका आपस में डिसाइड हुआ कि एक दो जो है वो 33 हजार देंगे और एक 34 हजार देंगे। टोटल 1 लाख हो जाएगा। एक शेयर की कीमत 10 रुपए होगी। तो टोटल शेयर कितने हो गए? 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 10,000 शेयर। तो ये है वो शेयर जो कि आपको हक देते हैं कि कंपनी की मलकियत का, कि कंपनी कल जो भी कमाएगी वो शेयर होल्डरों का होगा। चाहे वो डिविडेंड के तौर पे उससे ले लें या कंपनी के अंदर ही रहने दें। अगर वो ले लेंगे तो वो डिविडेंड होगा, कंपनी के अंदर ही रहेगा तो वो रिटेन अर्निंग होगी। तो ये हम उस तरफ नहीं जाते। बस शेयर जो है आपने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स के अंदर। एक कोई बड़ी कंपनी थी, उसको पैसों की जरूरत थी। उसको पैसों की क्यों जरूरत पड़ी? कि वो प्रोजेक्ट करना चाहती है। अगर लाइक एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लांट खरीदना चाहती है कंपनी, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी कहाँ से लेगी? स्टॉक एक्सचेंज पे अगर रजिस्टर्ड है तो वो कहेगी कि मैं आईपीओ करती हूँ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, वो कहती है मैं आईपीओ करती हूँ, मैं शेयर इशू कर देती हूँ। शेयर वो फ्री में इशू करेगी, पैसों का करेगी। तो आप बंदा जो है वो ले लेता है जो उसने शेयर इशू किया उससे। अगर आप ये शेयर खरीद लेते हैं, अगर आप ये शेयर परचेज कर लेते हैं, सही चल रहा है काम? हाँ, अगर आप शेयर परचेज कर लेते हैं ऐसी कंपनी का जो कि पब्लिक वाली हो, स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो, स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, आप एक बंदे हैं, क्या आप एओपी हैं, ये दो अगर हैं और ये शेयर खरीद लेते हैं, कंपनी को कर दिया आउट। कंपनियां भी दूसरी कंपनियों के शेयर खरीद लेती हैं ना, लेकिन अगर वो खरीदती है तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये बंदे को मिलेगा और एओबी को मिलेगा। ठीक है। इस कंपनी को जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, पब्लिक लिस्टेड है,
उसको पैसों की ज़रूरत है, वो शेयर इशू करती है, आप शेयर खरीदने के लिए चले जाते हैं, आप शेयर खरीदते हैं। आप जब शेयर खरीदते हैं तो आप पे जो टैक्स लग रहा है, आप वहां पे टैक्स क्रेडिट आके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ शराइत हैं, वो शराइत आपको पूरा करनी होंगी। अगर आप शर्तों पे पूरा नहीं उतरोगे तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो शराइत क्या है? वो शर्त ये है कि ये बंदा कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीदे। डायरेक्ट मीन अपने नाम पे खरीदे। वो शेयर जो इशू हो रहा है वो आपके CNIC पे इशू हो रहा हो, आपके नाम पे इशू हो रहा हो। मिसाल के तौर पर ये बंदा था, इसने कंपनी से शेयर खरीदने की बजाय जाहिद से खरीद लिए। शेयर तो जाहिद के नाम पे इशू हुआ है, तो इस बंदे को फायदा नहीं मिलेगा। फायदा किसे मिलेगा? जाहिद को। लेकिन जाहिद ने अगर जो बाकी शराइत पूरी होगी फिर मिलेगा, लेकिन इसको तो कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसके नाम पे शेयर नहीं इशू हो रहा। ठीक है। अच्छा, शेयर के अलावा उसने हेडिंग तो शेयर की दे दी, लेकिन अगर एक कंपनी के शेयर के अलावा अगर प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके भी शेयर होते हैं, ये भी शेयर इशू करता है। एक तरफ कंपनी कर रही है, कंपनी के शेयर खरीद लिए, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप पूछेंगे सर ये क्या है? सरकारी अदारों को प्राइवेट करने के लिए जो अदारा बनाया गया है पाकिस्तान में, वो क्या है? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये भी शेयर इशू करता है। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शेयर लिए हुए हैं, या आपने कंपनी में लिए हुए हैं, या एक और तरह का है, आपने स्कूक लिए हुए हैं। क्या आपने सर स्कूक क्या है? ये इस्लामी बॉन्ड है। जिस तरह दूसरे बॉन्ड होते हैं ना, डिबेंचर वगैरह बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड होता है कि कंपनी को अगर उधार चाहिए ना, यहाँ पे तो कंपनी मालिक बनाती है ना शेयर इशू करके। अगर कंपनी को कर्ज चाहिए हो ना, या तो वो बैंकों से ले सकती है या आम लोगों से ले सकती है। आम लोगों से कैसे लेती है? वो बॉन्ड इशू करके। ठीक है, या वो बैंकों से भी ले सकती है बॉन्ड इशू करके। तो आपने, अगर आपके पास तीन ऑप्शन है, अगर आपने कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, या सुकूक लिए हुए हैं, या आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के शेयर लिए हुए हैं, इन तीनों में एक दो तीन, इन तीनों में से आपने किसी के भी शेयर लिए हुए हैं, तो आपने अपने नाम पे लिए हुए हैं, तो आप जो टैक्स क्रेडिट का फायदा है यहाँ पे, वो आप भी क्लेम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? आप क्लेम कर सकते हैं। अभी आप कितना कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं कि आपने कमाई की है जितनी भी, उसका कितने परसेंट आप कर सकते हैं। आप कितने परसेंट कर सकते हैं? हम इस जगह का सहारा लेते हैं। आपने एक्चुअली, नंबर वन, एक्चुअली जो इन्वेस्ट किया वो, नंबर दो, आपका 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। नंबर तीन, आपका 20 लाख। अभी मेरे स्टूडेंट बताएं कि तीन, उसने कहा कि आपने एक्चुअली जितने के शेयर लिए वो, या 20% ऑफ योर सैलरी, या 20 लाख। इन सब में से जो लोअर होगा ना, क्या होगा? लोअर होगा, उतने का आप फायदा उठा सकते हैं। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, फायदा उठाने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? आपका टैक्स जितना लगा डिवाइडेड बाय आपकी टैक्सेबल इनकम, आपका टैक्स, आपकी टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ 3। इन तीनों में से जो कम होगा वो हो जाएगा C। ये देखो, ये आपका फार्मूला। मैं रिपीट करता हूँ इसे ताकि जो रह गए उनको समझ आ जाए कि देखो, उसने कहा इन्वेस्टमेंट इन शेयर, तो शेयर पे महदूद नहीं रखा उसने कहा शेयर का मतलब यहाँ पे
कि मसलन कि जब शेयर को मैं डिस्कस करने लगा ना, उसने सेक्शन के अंदर 62 के अंदर उसने स्कूल को भी डाल लिया, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेयर को भी डाल दिया, और कंपनी के शेयर तो ऑलरेडी थे। कंपनी कौन सी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? वो पूछ सकता है। एओपी कर सकती है, इंडिविजुअल कर सकता है, कंपनी कर सकती है, या ए और बी कर सकता है। तो आपको पता होगा बंदा और एओपी कर सकता है, कंपनी नहीं कर सकती। अच्छा, फिर वो इसका टैक्स क्रेडिट लेने का फार्मूला क्या है वो पूछ सकते हैं। आप कहते हैं टैक्स ए डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ 3। तीनों में से कौन सा कम? वो कहता है जी आपने एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट की शेयर खरीदने के लिए आपका 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, फॉर एग्जांपल 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम मीन कि आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ 18 लाख है, इसका 20% या 20 लाख रुपया सीधा सीधा। इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका सी बन जाएगा। हम इसके इधर प्रैक्टिकल करो ये वाली एग्जांपल के ऊपर। इस एग्जांपल के अंदर हमारा टैक्स कितना बना था जी? 3 लाख। हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 18 लाख। अभी सपोज करो कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, 7 लाख की। ये मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं इसको कर देता हूँ कि एक्चुअली हमने कर दी 7 लाख की। अभी मुझे बताओ सी क्या लगेगा? चलो हल करके बताओ सी क्या होगा। सी आप सबसे पहले एक्चुअली इन्वेस्टमेंट 7 लाख होगी, पहले वाला आ गया आपके पास। 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना? 3,60,000। आपको दूसरा ऑप्शन आ गया। पहला ऑप्शन ये तो एक्चुअली किया, दूसरा ऑप्शन आ गया 3,60,000 का, तीसरा ऑप्शन आ गया 2 लाख का। अभी तीनों में से कम कौन सा है? 3,60,000। लिखो सी यहाँ पे आ गया 3,60,000। चलो इसको आंसर निकाल के बताओ क्या आता है। 3 लाख को डिवाइड करो 18 लाख पे, ज़रब दे दो 3,60,000 से, आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? आप लोग कैलकुलेटर तो समझने के लिए तो साथ रखा करें ना। जल्दी करें, शाबाश। क्योंकि मैं 60,000। तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पे वो जो उसका टैक्स बना 3 लाख, वो 3 लाख नहीं देगा। तो टैक्स क्रेडिट कितना लेगा? 60,000 टैक्स क्रेडिट ले देगा, और एफबीआर को कहेगा एफबीआर साहब आपके 2,40,000 बनते हैं, क्योंकि आपके बनाए हुए कानून के मुताबिक मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स के अंदर, या मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, या मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है सुकूक्स के अंदर। और सुकूक्स जो है वो भी रिकग्नाइज्ड हैं, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो कोई इशू ही नहीं है, और जो कंपनी है वो लिस्टेड है ऑलरेडी। तो मेरा तो फिर हक बनता है ना, मैं इतने लोग कहेंगे ठीक है आप सही कह रहे हो, आप कम दे दो। अच्छा याद रखो कि शेयर के साथ, इन तीनों के साथ साथ ना, उसने इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर ही ना, आप फोन बंद कर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर जो है ना, उसने है हेड यही, लेकिन उसके अंदर एक सब सेक्शन डाल दिया लाइफ इंश्योरेंस का। किसका? लाइफ इंश्योरेंस का। तो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी सेम फार्मूला लग जाएगा, ये वाला है जो यहाँ पे लग गया ना सारे का सारा, वो बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस को भी मिल जाएगा। सही? तो जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया खुद ही लाइफ इंश्योरेंस पे कर दिया। अगर अभी सोचो, अगर आप 24 महीनों के दौरान, लिखो 24 मंथ, आपने वो फायदा ले लिया 60,000 का। टैक्स ईयर ये वाला 2021 है, 2021 में आपने फायदा ले लिया कितने का? 60,000 का। फायदा टैक्स क्रेडिट आपने 60,000 का ले लिया, लेकिन जिस दिन लिया उसके अंदर 24 महीनों के अंदर अंदर आपने बेच दिए। अगर आपने बेच दिए
तो जो फायदा लिया था आपको वापस करना पड़ेगा। आपको कम से कम 24 महीने तक इन जो इन्वेस्टमेंट की हुई है इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, अपने पास रखेंगे। तो पूछ सकता है कि अगर आपने टैक्स क्रेडिट लिया है अंडर सेक्शन 62 तो आप कितने अरसे के लिए उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट वो जो टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स ना हो जाए। तो वो अगर कह दे 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, नॉन ऑफ द अबव, तो ये वाले महीने होंगे। और इसी तरह अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं और आपने प्रीमियम पे करके वो फायदा ले लिया 60,000 का और अगले साल आप प्रीमियम देना बंद करते हैं और कहते हैं मेरी लाइफ इंश्योरेंस वापस कर दो, तो जो आपने फायदा लिया होगा वो भी खत्म हो जाएगा। आपको कम से कम फायदा लेने के बाद 2 साल अपने पास उसको अपने पास रखना है, आपने उसको छोड़ नहीं देना। प्लीज नोट योर क्वेश्चन, let me continue the process. So I think you people should be happy about section 62 investment in shares. शेयर्स का भी हमें पता चल गया, स्कूप का भी पता चल गया, लाइफ इंश्योरेंस का भी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी कैसे निकलेगा, सारा पता चल गया। अगर वो कैलकुलेशन करवाएगा तो हम कर लेंगे, देयर इज नो इशू विद अस। हम आगे मूव करते हैं सेक्शन 62A। ये ना ये चीजें नोट कर लिया करो। सर ये दोनों का एक ही ड्यूरेशन कंपनी का शेयर्स का और इंश्योरेंस का। हाँ, उसके लिए उसने लिखने में 2 साल कर दिए, इसके लिए 24 महीने कर दिए, लेकिन बनता क्या है एक 2 साल का। अगर तो मेरी एज 2 साल है या कह दो मेरी एज 24 महीने है, दोनों एक ही है ना। लें जी, तो अप टिल नाउ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पूरा हो गया। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस है ये क्या कि टैक्स क्रेडिट मिल रहा है आपको, वजह बन रही है क्योंकि आपने हेल्थ की इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो वो कह सकता है किस पर्सन को ये वाला फायदा नहीं मिल सकता, तो लिख लो कंपनी को ये फायदा नहीं मिल सकता। कंपनी इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस करके टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकती। ओके हो गया जी। अच्छा, तो कौन ले सकता है? इंडिविजुअल और एओपी ले सकती है। ऐसा इंडिविजुअल और एओपी जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन ले सकता है पर्सन, वो बता दिया। कौन सी कमाई वाला बंदा ले सकता है? सैलरी इनकम वाला और बिजनेस इनकम वाला। ठीक हो गया जी। और कितनी ले सकता है, कितनी हद तक जा सकता है वो, तो यहां पे थोड़ी सी हद महदूद कर दी गई। क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली नंबर 1 एक्चुअली जो आपने किया एक्चुअली जो आपने 2 लाख रुपए दे दिए हेल्थ इंश्योरेंस वालों को, 1 साल का जो प्रीमियम दे दिया आपने। नंबर 2 5% किसका, वो टैक्सेबल इनकम लिखी हुई है 18 लाख, उसका 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। नंबर 3 1.5 लाख। इन तीनों में से जो कम होगा उतने का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा इन तीनों में से? वही ए आपका टैक्स, बी टैक्सेबल इनकम, सी इन तीनों में से कम। तो वही बात हो गई कि इस फार्मूले के अंदर आपने सी जो है वो क्या है, लोअर, ये इन तीनों में से जो सबसे कम है। ए वही है आपका टैक्स, बी आपकी टैक्सेबल इनकम। इस तरह आप अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, आप अपना फायदा मीन टैक्स क्रेडिट जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये फैजान को बड़े सवाल आ रहे हैं, पूछ ही ले दो। ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगी या प्रीमियम होगा उस पीरियड का? क्या पूछना चाह रहे हो यार? देखो जो उस साल में पे किया, ये नहीं होगा कि आपने कॉर्पोरेट इनकम के लिए नहीं,
साल का प्रीमियम विच यू पेड फॉर अ ईयर। लोगों ने इस तरह देखो इन्वेस्टमेंट जो लाइफ इंश्योरेंस ली होती है, लाइफ इंश्योरेंस तो करोड़ के रुपए की बन जाती है इकट्ठा हो, हालांकि साल में वो 3 लाख देते हैं, लेकिन वो इकट्ठे हो के अक्यूमुलेटिव वो करोड़ में जा चुकी होती है। तो आप कहोगे हर साल मुझे करोड़ के ऊपर बेनिफिट दो, नो, इसलिए उन्होंने हल भी निकाला होगा 20 लाख या 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे एक्चुअल या 5% या 1.5 लाख जो कम है वो वही करेंगे। मैं देख लूँ कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। बस जो याद जो पेपर में आने वाले हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस कैन बी डन बाय इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, नंबर 4 ए एंड बी। तो इंडिविजुअल और एओपी, अ पर्सन हु इज अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, none of the above can claim the tax credit under the section 62A। तो कौन कौन सा कर सकता है? जो सैलरी से और बिजनेस इनकम कमा रहा है वो कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या कैपिटल गेन, तो वो वाला ये वाला टैक्स क्रेडिट नहीं कर सकता। क्वेश्चन बन गया ये वाला भी। फिर वो ये तीनों में से कर सकता है कि हायर ऑफ इन तीनों में से कोई करेक्ट है, फॉल्स है या ट्रू है, लोअर है। एक पक्का तरीका, मोटा तरीका मैंने बताया हुआ है, फायदा जब भी देगा लोअर पे देगा, इनकम जब भी लेगा ग्रेटर लेगा। ये एक मोटा सा हमने असूल बनाया हुआ है, एक लॉजिक बनाया हुआ है। इस लॉजिक के अगेंस्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 नहीं जाएगा, कभी भी इस तरह अगेंस्ट नहीं जाएगा। जब भी वो एक्सपेंस आपको दे रहा होगा या आपको फायदा दे रहा होगा टैक्स पेयर को, तो वो कम पे दे रहा होगा। और जब भी इनकम कंसीडर कर रहा होगा जिस पे टैक्स लगाना है, वो बड़ी वाली दे रहा होगा, छोटे वाली नहीं। वो ग्रेटर पे जाएगा या लोअर पे जाएगा। हायर एंड लोअर का कॉन्सेप्ट ये सारा है। अच्छा, तो ये वाला भी क्वेश्चन वो किसी तरीके से भी मोड़ के बना सकता है। आगे आ गया जी हमारा कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। कंट्रीब्यूशन क्या है जी? आप कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक जी खाना खाने जाते हैं हम लोग इकट्ठे मिलके खाना खाने जाते हैं जी, पहले कंट्रीब्यूशन जमा करवा दें कि आप इतने इतने पैसे कंट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि वहाँ पे आप टेबल पे जाके इकट्ठे ना करने पड़े, आपकी कंट्रीब्यूशन ना मांगनी पड़े, यही कंट्रीब्यूट कर दें। इसी तरह आप वॉलंटरीली पेंशन फंड है वो एफबीआर से अप्रूव्ड है, उसमें आप सालाना पैसे जमा करवाना शुरू कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं, ताकि एक खास टाइम के बाद मुझे एक हैंडसम अमाउंट मिल जाए। खास टाइम क्या होता है? अक्सर लोग प्लान करते हैं कि यार 60 साल को मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, आई विल बी हैविंग नो पेंशन, सो लेट्स प्लान नाउ, लेट्स कंट्रीब्यूट इन EFU पेंशन फंड। हर साल मैं 60,000 रुपए जमा करवा दिया करूंगा। जब मेरी 60 इयर्स एज होगी वो मुझे मंथली पेंशन देना शुरू कर देंगे। आपने वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दी अप्रूव्ड पेंशन फंड में। तो फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। देखो ये क्यों सारे दिए जा रहे हैं? अगर आप कंट्रीब्यूशन करो ना करो, एफबीआर को क्या फायदा? लेकिन देयर इज अ बेनिफिट, दे आर इंड्यूसिंग यू टू सेव द मनी, कि आप सेव करके जो वहाँ पे कैपिटल की जरूरत है उस साइड पे लगाओ और वो लोग इन्वेस्ट करें और कारोबार जो है रन हो, और कारोबार रन हो तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये मेन जो पीछे लॉजिक है वो ये है। ठीक है, तो क्यों फायदे दे रहा है? देखो आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करो, एफडीआर को क्या फायदा है? क्योंकि ये कंपनी खड़ी थी, कंपनी को प्लांट लेने की जरूरत थी, कंपनी के पास पैसे नहीं है, आप पैसे दोगे, कंपनी प्लांट बाहर से खरीद के लाएगी, यहाँ पे काम शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो वो क्या बंदे नहीं रखेंगे? जब बंदे रखेंगे तो गवर्नमेंट का जो प्लान है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वो आपके पैसों की वजह से मिलेगा, तो फायदा भी तो आपको होना चाहिए ना, इसलिए टैक्स क्रेडिट दिए जा रहे हैं। तो रीजन आपको समझ आएगी कि क्या रीजन है? ये रीजन है, अदरवाइज उनको क्या जरूरत है जनाब आपको टैक्स क्रेडिट देते रहे।
यहाँ स्कूप इशू करती है, इस्लामिक बॉन्ड वगैरह गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, आप लोग पैसे देते हैं, फिर गवर्नमेंट आपको फायदा देती है। ठीक है ना, ये है वो टैक्स क्रेडिट और ये है लॉजिक पीछे इसके। अब हम पेंशन की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी नोट कर लो, जो पॉइंट नोट करने वाला है इसको मैं खत्म करता हूँ क्योंकि ये हमारा फास्ट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। इधर तो नहीं कोई टू शू हो रही, आज लग रहा है यहाँ पे भी सुकून है। मैसेज आपस में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे? ये आपस में बड़ा खेलते हैं जूम वाले, एक दूसरे को। मैं वो चैट देखता हूँ ना इनकी, ये चैट सारी स्टोर हो जाती है और उस बंदे के मोबाइल नंबर के साथ स्टोर होती है। सुन लें, वो जो कर रहा होता है ना, ये चैट जो है, अगर मुझे आप 2 साल बाद इंस्पेक्टर बन के भी मिलोगे तो आपकी ये रिकॉर्डेड होगी। वो एक एक्सेल की शीट बनाता है, मोबाइल नंबर लिखता है, जिस नाम से आप लोग इन हुए वो लिखता है, और आगे जो आपने ब्ला ब्ला किया होता है वो सारा लिखा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम करते नहीं। ये आप लोगों को जो हाल में बैठे हो इनको तो मैं अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि इनको मैं अलाउ करता हूँ इनके बाद। इनका राइट पहले मैं रखता हूँ कि जो जूम पे है दे हैव द फर्स्ट राइट। तो जब वो फर्स्ट राइट वो अपना यूज कर चुके होते हैं, फिर आप लोगों ने, तो मैंने यहाँ इकट्ठी हो रहा होता है, चीजें फोल्ड करनी होती हैं, उसके दौरान हम गपशप में क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, तो इस पे बात हो रही थी कंट्रीब्यूशन को अप्रूव का मतलब एफपीआर से अप्रूव करवाएगा पेंशन फंड। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप बिजनेस की कमाई कर रहे हैं या आप सैलरी इनकम कर रहे हैं, बिजनेस प्लस सैलरी, अगर आप ये दोनों काम कर रहे हैं ना, तो आपको फायदा हासिल है। यहाँ पे वो एक वर्ड यूज कर रहा है, एलिजिबल पर्सन। नोट करो, बाकियों में नहीं कहा उसने, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल कौन होते हैं? आप एफपीएससी के वेबसाइट पे एनरोल हुए, आपने कहा जी कि उन्होंने कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, जिसके पास ये है डिग्री, वो उसको हक हासिल है कि वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर दे। तो यहाँ पे उसने कहा एलिजिबल पर्सन है वो बंदा जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, वो इसमें पेंशन में कर दे। अच्छा, लेकिन उसने ये कह तो दिया, लेकिन कहने के बाद कहा ये कौन होगा? लो जी, जिसके पास सीएनएसई हो, जिसके पास एनटीएन हो, या जिसके पास ओवरसीज पाकिस्तानी उनका कार्ड हो। तो अगर ये तीनों में से कोई भी है ना आपके पास, तो आप एलिजिबल पर्सन है। तो अगर आप इन दोनों में, इनमें से कोई भी हैं, तो आप क्या हैं? आप एलिजिबल पर्सन, आप हकदार हैं, आप कर ले, फायदा ले लें इसमें अप्रूव्ड पेंशन फंड में इन्वेस्ट करके। अच्छा, तो आपको फायदा कितना मिल सकता है? वही बात, आपने एक्चुअली जो आपने प्रीमियम किया, ये मैं जो लिख रहा हूँ, ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है, आई एम प्रीटी होपफुल कि ये सारा इसके अंदर आ रहा है, स्क्रीन के अंदर नवाज, ये सारा आ रहा है ना? हाँ, एक्चुअली जो आपने प्रीमियम नंबर 2 20% आपकी टैक्सेबल इनकम का, और नंबर 3 जो है उसने कुछ नहीं दिया, उसने कहा कि आप यही है, इन दोनों में से जो है उतना आप फायदा ले लें। लेकिन साथ में उसने कहा जो बाबे हैं ना मेरी तरह के, कि जिनकी एज है 40 प्लस, ठीक है, उसने कहा कि 20% या एक्चुअल 20% किसका? टैक्सेबल इनकम का, लेकिन इनकी उम्र 40 साल या इससे ऊपर है। जितने साल उम्र ज्यादा है ना, उतने साल उनका हर साल का 2% उसे फायदा दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रीमियम स्टार्ट किया 41 साल की उम्र में, तो आपको 20 प्लस 2%, आप 22% ले सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम का। हर गुजरे हुए साल के साथ 40 से ऊपर आपका 2% बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 70 साल हो गई है ना, साहब आपकी उम्र होगी 70 साल, तो आप 40 30
मल्टीप्लाई बाय 2, 60% प्लस 20%, क्या आपको 80% ऑफ टैक्सेबल इनकम अलाउ है टैक्स क्रेडिट के लिए? नहीं, उसने कहा यार इतना भी अंधा कानून नहीं है, हम आपको मैक्सिमम जो है ना एज का बेनिफिट आप 30% दे दो। मसलन आप इसका मतलब 40 प्लस 15 55, 15 नब्बे 2, 30% तक आप ले लो, एज वाला फायदा लेना चाहते हो तो 20% आपको वैसे ही है, इन दोनों को इकट्ठा करो तो मैक्सिमम 50% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। बात दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करते हैं, दोबारा की बात होगी, उम्र शुमर काफी कम्प्लेक्स होगी। कहता है कि आपने एक्चुअली जो है ना आपने अप्रूव्ड पेंशन फंड में जो दिया वो, या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इन दोनों में से जो कम है ना वो हम आपको अलाउ कर देते हैं कि आप उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट ले लो, क्योंकि वही है ना फार्मूला, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। जितना सी बड़ा होता जाएगा आपको उतना फायदा होता जाएगा, उतना टैक्स कम देना पड़ेगा। यही फायदा होता है ना सी के बड़े होने का, इसलिए वो लोअर करना चाहता है, आप उसको बड़ा करना चाहते हैं। अच्छा, तो आप 20% को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन 48 साल की उम्र में कर रहे हैं तो आपको 2% का फायदा, अगर आप 45 साल हो गई है तो 2 + 2 4% का फायदा, अगर 43 साल हो गई है 2 + 2 + 2 6% ये, और 20 वो 26%। जितना बढ़ता जाएगा मैक्सिमम आप 50% तक लेके जा सकते हैं, 30% तक ये और 20% तक ये, टोटल 50% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम जो है आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप करेंगे लेकिन फायदा आपको 50% तक ही मिलेगा, लेकिन एज का साथ होना जरूरी है। सर आप कर लें, आपको फायदा होता है, आपको 2 पेंशन मिलेंगी, एक एपीआर की तरफ से और एक ये अगर इन्वेस्टमेंट 45 इयर्स में स्टार्ट किया तो मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर। ये लिखा नहीं हुआ, हम इम्प्लाइड कर रहे हैं, हम खुद नतीजा अफज कर रहे हैं, कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज 45 में कर लिए तो 15 साल तक वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, अगर 47 पे भी कर रहे हैं तो 62 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, हम ये नतीजा निकाल रहे हैं इसके अंदर से। लेकिन क्या अगर एक सरकारी मुलाजिम है, वो अपना पेंशन का फंड एक जगह और पड़ा हुआ है और उसको किसी और जगह से शिफ्ट कर देता है, तो क्या उसको ये फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। वो नए तरीके से दोबारा से शुरू करे फिर मिलेगा, नए में मिलेगा, पुराने को शिफ्ट करने पे नहीं मिलेगा। फिर वो आपके टैक्स में कमी नहीं होगी, टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इससे क्या मुराद है पुराने से नए में करने का? मतलब एक पेंशन फंड निकल रहा है उसको आप नहीं, आप देखो एक जगह से आपका पेंशन फंड है, आप उसको ट्रांसफर करवा लेते हैं ईएफयू में, तो ईएफयू में वो ट्रांसफर करने पे नहीं मिलेगा, आप जो आप नई ईएफयू में स्टार्ट करोगे उस पे मिलेगा, ट्रांसफर पे नहीं मिलेगा। आप ये नोट कर लो कि ट्रांसफर पे वो कहेगा लाइफ जो इसमें कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड है, कंट्रीब्यूट आप पेंशन फंड में कर रहे हो, पहले ऐसा आपका फंड पड़ा हुआ है उसको आप ट्रांसफर करवा लेते हो, तो क्या आपको फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी को इसको किसी भी तरीके से वो दे ले पेपर में, आपको पता होना चाहिए कि नहीं मिलेगा। अच्छा जी, फिर एक 64C था, वो खत्म हो चुका है, और आगे हम आ जाते हैं 64B के ऊपर। वो कहता है ये हमारा जी ओवर है, ये हमारा कवर्ड है पेंशन फंड वाला, इसमें हर चीज हमने डिस्कस कर ली है। टैक्स क्रेडिट है वैसे मजे क्यों? क्योंकि मजे किस लिए है कि फायदा मिल रहा है, इसलिए एलिजिबल पर्सन का भी आपको पता चल गया। बिजनेस और सैलरी वाले फायदा ले सकते हैं, आप एक्चुअल फायदा ले सकते हैं 20%, लेकिन उम्र के 40 साल से आगे जाने पर आप हर साल का 2% एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप उम्र वाले हिसाब से फायदा 30% ले सकते हैं। दोनों को इकट्ठा करके आप 50% ले सकते हैं, इससे ऊपर आपको फायदा हम नहीं देंगे। अच्छा जी, आगे हम आज करते हैं कि 64B टैक्स क्रेडिट, वही फायदा, टैक्स में कमी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये मैंने अपने दोस्त से लिखवाया, वो क्लास में बैठा हुआ है तो उसमें कुछ थोड़ा सा गलत भी लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरर्स, फॉर मैन्युफैक्चरर,
मैं अब इसको आसानी में कर देता हूँ कि 64B कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं, तो फिर आप जो आप पे टैक्स लगा है उस टैक्स में हम कमी कर देंगे, टैक्स क्रेडिट दे देंगे। बात बनी। मैन्युफैक्चरर, अभी बात नहीं मैन्युफैक्चरर कौन है। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो एक्चुअल चीजों को बनाता है। लाइक अगर रुई, अगर काटन, कपास होती है, वो कपास को खरीदता है, कपास का या तो धागा बना देता है, ये भी वो मैन्युफैक्चरर है, या फिर धागे से वो कपड़ा बना देता है, ये भी मैन्युफैक्चरर है, या कपड़े से वो आगे शर्ट्स बना देता है, ये भी मैन्युफैक्चरर है। तो ये है वो मैन्युफैक्चरर। डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बड़ी ही अहमियत का अमल होता है। जिस तरह चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है तो इसलिए वो आगे जा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, पता नहीं कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है इसलिए हम लोग पीछे हैं। अगर हम भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, हम एसी, फ्रिजेस, ये हर चीज खुद करना शुरू करते हैं। इंडस्ट्री थी वो भी बांग्लादेश शिफ्ट कर दी। हाँ, तो ये पॉलिसीज अगर हम अगर कर लें, तो अगर जितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी आपका कंट्री उतना ही खुशहाल होता जाएगा। ठीक है, रोजगार बढ़ेगा क्योंकि आप प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोडक्ट जब बनती है तो लोग आते हैं काम करने के लिए, लोगों को रोजगार, एक पहिया चल पड़ता है, एक सर्कल चल पड़ता है जिससे हर एक को फायदा होता है। और अगर आप यही चीजें बना बना के बाहर बेचना शुरू कर दें, लाइक हम कपड़ा बना के बाहर बेचते हैं, टेक्सटाइल आइटम्स बाहर बेचते हैं, अगर हम टेक्सटाइल से निकल के महंगी चीजें बना के बाहर बेचना शुरू कर दें, हम एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दें, लाइक देखो एयरक्राफ्ट बना, एक जहाज बनाना शुरू कर दें। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका में कपड़े बना दे रहा है, वो सब मरीन बनाता है। आप 50 साल टेक्सटाइल के आइटम बाहर भेजते रहो, 50 साल, ठीक है, वो आपको 4 बोइंग देगा, सारे के सारे पैसे बराबर कर देगा। तो अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसी चीजों की करना चाहिए, सबमरीन देगा, सारे के सारे पैसे ले जाएगा, F-16 देगा, सारे पैसे ले जाएगा, फिर उनके पार्ट्स इसी तरह। तो जापानीज है, वो क्या कर रहे हैं, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, गाड़ियां बना दे रहे हैं, इकोनॉमिक गाड़ियां बना रहे हैं, हर आने वाली गाड़ी उनकी बेहतर होती है पिछली वाली से। मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग भी ऐसी चीजों की क्योंकि बड़ी महंगी बिकती है। तो ये मैन्युफैक्चरर आ गया, तो इसलिए इसको फायदा दिया जा रहा है कि जनाब आप हैं मैन्युफैक्चरर, हमें आप पे बड़ा मान है, आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप टैक्स देंगे, तो जब इनको रोजगार मिलेगा ये भी टैक्स देगा, तो क्यों ना हम आपको थोड़ा सा फायदा भी दे दें, टैक्स क्रेडिट भी हम आपको दे दें। तो ये वो बात है। तो अच्छा, फिर किस तरह दिया जाएगा, क्या हर मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा? एक बंदा जाहिद उठता है और वो फैक्ट्री लगा देता है, या जाहिद को मिलेगा? एक जाहिद और नवाज मिलते हैं, एओपी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्या इनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। कंपनी बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, मुलाजम रखेगी, क्या होगा? मिलेगा। कंपनी प्राइवेट भी और पब्लिक दोनों? कंपनी का नाम है जी, कंपनी का नाम है, ठीक, सिर्फ कंपनी लिखा हुआ है कानून के अंदर, कंपनी है, कंपनी में सिंगल पेपर कंपनी भी आ जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आ जाएगी, उसमें पब्लिक भी आ जाएगी, लिस्टेड अनलिस्टेड सारी आ जाएगी। कंपनी कंपनी है, कंपनी डिग्री है, कंपनी है। सॉरी फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स। अच्छा, वो हमारे पास बड़े अच्छे दोस्त हैं, कई तो वहाँ से आए भी हुए हैं क्लास लेने के लिए, यहाँ पे पता नहीं पहुंचे क्यों नहीं, लेकिन यहाँ लाहौर पहुंच गए। तो अच्छा जी, तो कंपनी करेगी तो फायदा मिलेगा जी उससे। अगर आप इंडिविजुअल और एओपी के तौर पे अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं और कहते हैं जी हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, आपको फायदा निश्चित नहीं मिलेगा जी। अच्छा, एक मुलाजिम रखोगे फायदा मिलेगा, कहते हैं कम अज कम नए न्यू 50 एम्प्लॉय, नए 50 साल शुरू हुआ 1 जुलाई को,
30 जून को खत्म हुआ, इस 12 महीनों के दौरान अगर नए 50 बंदे रखते हो तो फिर आप हर 50 बंदे रखने के ऊपर 2% ले लो। हर 50 बंदे रखने के ऊपर कितने ले लो? परसेंट लिख लिख के थक गए। 2% ऑफ है इसका। टैक्सेबल इनकम का ही हो सकता। हाँ, तो 2% ले लो। अच्छा, वो कहते हैं ये काम बड़ा सही चल पड़ा, मैं करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हो गए जी? मैं 1000 बंदा रख लेता हूँ, तो 50 20 बार रखे 40% मुझे फायदा दे दो। दे देगी अभी यार, इतने देर नगरी नहीं है, मुल्क भी चलाना है, टैक्सेस की जरूरत है, सारे क्रेडिट ही दे दिए तो तुमने तो पूरे गांव का नाम अपनी बुक में डाल दिया है और कहते हो इसको भी नौकरी दे दी, इसको भी दे दी। हालांकि आपने सीएनएसी पकड़े और कहा मैंने जाहिद को भी नौकरी दे दी है, नवाज को भी दे दी है, एसएल को भी, आफत साहब को भी, सबको नौकरी दे दी है, लाओ जी 2%। यार ऐसे नहीं है, खुदा का खौफ करो, आपको मैक्सिमम 10% रकम दे सकते, तो नोट कर लो कितना मैक्सिमम हो सकता है। आपको पता चला एक दफा 50 रखने पे 2% और मैक्सिमम 10%, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा आपने बंदे रखे भी हैं। सर सर्टेन सैलरी भी पे करनी है लेकिन नहीं यार चुप तो किया करो, फिर मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ दरमियान में सैलरी के, ये क्वेश्चन का सेशन हमने बाद में रखा हुआ है, अभी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, रिदम टूट जाता है इस तरह। अच्छा जी, तो यार ये वो कह रहा है कि आपने कह दिया कि हम मान लेंगे आपने 50 रखे हुए, जाओ ईओबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दो, फिर मानेंगे। कहता है कि मैंने नहीं करवाना, ये नहीं करवाना। कहता है अच्छा इसके पास नहीं जाना, सोशल सिक्योरिटी के पास जाके इन दोनों में से किसी एक से प्रूफ लेके आओ कि आपने सोशल सिक्योरिटी में बंदों को रजिस्टर करवाया। सूबाई सोशल सिक्योरिटीज होती है ना, सुबह सिंध की अलहदा होगी, सुबह पंजाब की सोशल सिक्योरिटी है, खैबर पख्तूनख्वा की होगी, बलूचिस्तान की होगी। कहते सोशल सिक्योरिटी से जाके सर्टिफिकेट लेके आओ या फिर ईओबीआई से सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर मानूंगा कि आपने मुलाजिम रखा होगा। मुलाजिम 50 के सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट तो नए रखे हैं, 2% ले लो और मैक्सिमम 10% तक ले लो। बात बन गई जी। चले जी, हमने टैक्स क्रेडिट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पढ़ लिया। अगर कोई पॉइंट रह गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ डेटे दी हुई है उसने कि ये उन कंपनियों के लिए है, ये उन कंपनियों के लिए है जो कि इनकॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनी का एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड होना, इसको इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में ऑफ पाकिस्तान के पास देती है, वहां दरखास्त देती है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिल करती है और अपने आप को वहां पे रजिस्टर्ड करवाती है। इस अमल को इनकॉर्पोरेशन का अमल कहा जाता है। कहता है इनकॉर्पोरेशन जिनकी कुछ खास मुद्दत के दरमियान हुई ना, उनको मैं कहूंगा कि ये फायदा ले लें। वो मुद्दत उसने कही 1/7/2015 से लेकर 30/6/2018 तक, इस पीरियड के दौरान अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो फिर ये वाला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला फायदा ले लो। फिर आप इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपने सेटअप लगाया है नया। सेटअप क्या लगाया है? नया। सेटअप लगाने की डेट है आपकी 1/7/2015 से लेकर 30/6/2019 तक। अगर इसके दरमियान भी आपने सेटअप लगाया है ना, तो फिर भी आपको दे दिया फायदा। ठीक हो गया। और ये नया सेटअप होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि पहले से सेटअप मौजूद था उसको तोड़ के आधा आधा करके आप देखा ये नया है। नो, नया, बिल्कुल नया, पहले से मौजूद को नहीं। ये डेट नजर नहीं आई था। आपको नहीं आ रही तो उधर कैसे नजर आ रही होगी? वही स्टार्टिंग डेट वही है, बस एंड डेट देखो आप काम करते हो तो सेटअप लगाते हो या नहीं लगाते? ये वो सेटअप 1
ज्यादा तो नहीं हो गया पढ़ाई आज? हम्म? अगर सेटअप की डेट से दरमियान है तो फिर भी काम बन जाएगा। ठीक है जी। और बस यही है यार, बाकी हमने ऑलरेडी कर रहे हैं। और ये कहता है कि ये 10 साल के लिए मैक्सिमम फायदा ले सकते हो, कि जब से आपने स्टार्ट किया ना, अभी 10 साल शुरू कहाँ से होंगे, ये बात सोचने वाली है। 10 साल शुरू कब से होंगे? देखो मैंने ये लिख दिया कि आपने सेटअप लगाया, इस पीरियड के दौरान आपको जब 10 साल होंगे, 10 साल के अंदर अंदर आप ये फायदे ले सकते हो 2% हर 50 पे और मैक्सिमम 10%। 10 साल कब से शुरू होंगे? जब प्रोडक्शन स्टार्ट, प्लांट लगा के आपने प्रोडक्शन स्टार्ट, प्रोडक्शन क्या हुई, आपने चीजें प्रोड्यूस करके मार्केट में फेंकना शुरू कर दी। प्रोडक्शन दो तरह की होती है, ये भी नोट कर लो। एक होती है ट्रायल प्रोडक्शन और एक होती है कमर्शियल। आप ये नहीं होता कि पहले दिन ही कपड़ा बना के मार्केट में फेंक दे। पहले आप देखते कपड़ा बन, जब हमने नया सेटअप लगाया, पहला जो फेस निकलता है वो पहला रफ सा नहीं निकलता कि यार ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। वो ट्रायल आप करते हो कि इतनी मोटाई, इतना धागे का सही, सारा कुछ, इसको ट्रायल कहा जाता है। ठीक है। और ट्रायल के बाद कमर्शियल प्रोडक्ट, दोनों में से जो भी हो गया ना, ठीक है, पहले हो गया, उस डेट से आप काउंट करोगे 10 साल तक फायदा ले सकते हो, उससे आगे आपको फायदा नहीं मिलेगा जी। फिर यार एक है जी, 64D मैंने लिखा, इसको नोट करो, ये है POS, पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉलेशन। अभी आप पूछेंगे सर ये क्या है? यार आजकल बड़ा झगड़ा चल रहा है इसका। FPR बहुत पीछे लगा हुआ है लोगों के, कि हर बंदे को कह रहा है कि आप पॉइंट ऑफ सेल लगाएं, मशीन लगाएं पॉइंट ऑफ सेल। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि मिसाल के तौर पर मेरा काम है, ये जो रिटेलर होगा, हाँ स्पेसिफाइड किस्म के हैं, वो हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टैक्स क्रेडिट का है। पॉइंट ऑफ सेल है क्या, कि जैसे ही आप, ये एक मशीन है, मशीन देखी है आपने ये वाली? यार ये जो आप चीजें परचेज करते हो, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर देती डाटा FPR को, कि आप बारकोड लगा होता है, आप कहीं पे भी जाएं किसी बड़े स्टोर में, लेट्स सपोज कि आपने, आप हाँ चले जाएं, वो एक स्लिप निकाल के देते हैं, वो लिंक करवानी है FPR के साथ, इसी के पॉइंट ऑफ सेल। वो मशीन आप खरीदोगे तो आप और FPR से लिंक करवा दोगे। FPR ने फायदा दिया, लोग लगा नहीं रहे, तो उसने कहा खुदा का वास्ता लगवा दो, हाँ उन्होंने कहा खुदा का वास्ता लगवा लो, मैं तुम्हें टैक्स क्रेडिट भी देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा हमें क्या फायदा, जितने की मशीन खरीदोगे, जितने की मशीन खरीदोगे, या 1.5 लाख रुपया, जो कम होगा उतना मैं टैक्स क्रेडिट दे दूँ। अभी बताइए इसने क्यों कहा? ये ईच मशीन का है, ये 1.5 लाख की लिमिट क्यों रखी? क्योंकि लोगों ने कहा था हमने 2 करोड़ की मशीन खरीद ली है, ये देखो ये एडवाइस भी आ गई पास से। तो उसने कहा भाई इतनी महंगी मशीनें नहीं, 1.5 लाख रुपए तक मशीन खरीद लो, या जितने की मर्जी खरीद लो, फायदा मैंने 1.5 लाख तक दे दो। जब आप इंस्ट्रक्टर बन के जाएंगे ना, आप सोचेंगे यार लोग करते क्या है। अब आप अंदर बैठेंगे ना, तो आप कहेंगे यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये ईच मशीन के अगेंस्ट होगा? ईच मशीन का, ये नहीं 50 मशीनें ले लो 1.5 लाख रुपए, ईच मशीन का आप परचेज कर लो, तो जितने की खरीदोगे वो शालम मार्केट से 20,000 की खरीद लो, तो फायदा 1.5 लाख का नहीं, फिर 20,000 का। लेकिन अगर 1.5 लाख की है तो फिर हम आपको फायदा जो है वो 1.5 लाख का दे देंगे। अच्छा यार ये 9 बज गए, तो आज हमने तकरीबन पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया, और
कुछ स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म भी कर दिया। आपके कितने नंबर आए सर? मैं तो सर बीमार हूँ आपको बताया। अच्छा, तो ये पेपर वाले दिन बीमारी नहीं चलेगी सर। एक दिन भी अभी तक नहीं पड़ा, कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप लोग स्टार्ट करें मेहनत, क्योंकि और प्लीज ना यार, अगर किसी का बहुत बहुत इमरजेंसी हो, आई एम अवेलेबल फॉर दैट। वैसे प्लीज तंग ना किया करें, क्योंकि हर बंदे की, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। जो भी बातें होती है, स्पेशली जो फिजिकल वाले हैं, वो तो बिल्कुल ना मुझे इसके बाद ना मुझे कहा करें, क्योंकि यहाँ पे बैठे आप लोग घर जाने से पहले तो सलाह करके जाए। मैं इधर होता हूँ सबसे लास्ट में, मैं जाता हूँ। तो आप लोग तो बिल्कुल ही, आप साहब नेक्स्ट टाइम मुझे मैसेज नहीं करना आपने, मुझे घर से बड़े झिड़कें पड़ती हैं आपकी वजह से कि कोई टाइम होता है जब भी नहीं टूट रहा हो रही है, ये क्या है। रात को 1 बजे लोगों को टन मैसेज आ गया जी, सर इनकम टैक्स 10:30 का फलाना सेक्शन भेज दी। यार ये क्या हो रहा है? तो ये नहीं चलेगा भाई, फिजिकल वालों को तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और जो आप लोग हैं भाईजान, आपके लिए भी बड़ी हाथ जोड़ के अपील है, आप लोग भी 6:30 से लेकर टाइम है यार 7 बजे के तक। और कल पेपर नहीं होने जा रहा, जिस दिन पेपर होगा मैं नहीं सोऊंगा रात में, मैं आप लोगों के साथ बैठ जाऊंगा। आप लोग मैसेज करते रहना, मैं ऑफिस बाकी हर चीज बंद कर दूंगा, उस दिन रिप्लाई कर देना। लेकिन यार अभी तो रूटीन है, नॉर्मल डेज है, तो नॉर्मल डेज में तो आप एक स्पेसिफाइड टाइम है, उस टाइम पे अप्रोच करें, हम आपको आंसर करेंगे। वैसे लग रहा होता है जैसे सुबह पेपर होना, बच्चे को ना पता है तो बड़ा मसला बन जाएगा यार। तो अब हम बैठे हैं, आप सब ये क्लास हम एंड करते हैं, आप बैठे हैं, आप बातें करें, ठीक है जी। चलो, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम देयर साइड? चलो जी, कल 6:30 से लेकर 7 बजे तक आपके पास टाइम है, यू मे आस्क क्वेश्चन। तो अब हम आ जाते हैं अपने हाल की तरफ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, और अब मेहनत को कंटिन्यू रखें जी। फैजान की तरफ आते हैं। इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कहा था जी कि उसकी पेमेंट जो है वो 24 महीनों की तक उसके कंटिन्यू रखना है उसको। अगर इंश्योरेंस को पहले तो सेग्रीगेट करो, आर यू टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस Life और insurance. आर यू टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस? सर इंश्योरेंस पेंशन फंड के भी कर लें आप। इंश्योरेंस पेंशन फंड कौन सी होगी? सॉरी, आप पेंशन फंड भी We आप talked about only 2 types of insurance, 62A, ठीक है 62A health insurance, 62 life insurance। ठीक है सर। ये सर लाइफ इंश्योरेंस की बात हो जाती है, ठीक है। Life insurance उसमें में आप कहते हैं जी कि एक बंदे ने इस साल टेस्ट क्लेम कर लिया, नेक्स्ट ईयर में उसने अपना प्रीमियम पे नहीं किया, हाँ, इंश्योरेंस उसकी है अभी भी, तो 3rd ईयर में या 4th ईयर में जाकर इंश्योरेंस पे करता है, लेकिन तो आया वो उसकी कंटिन्यू कंसीडर होगी। नहीं इसको देखो, अभी इट्स ऑल अबाउट योर ओपिनियन। अच्छा, कानून में कहीं पे भी 62 के अंदर नहीं लिखा हुआ, सही। ठीक है। और जब चीज़ें लिखी नहीं होती ना, जब प्रैक्टिकली होती हैं, तो फिर अगर आप अभी टैक्स डिपार्टमेंट, आपके पास ऐसा केस आ जाता है ना, तो आप उसको कह देते हो कि जनाब आपने तो अगले साल प्रीमियम नहीं दिया, तो वो कहता है कि आप कौन होते हो जी पूछने वाले, कानून में लिखा हुआ मैंने डिसकंटिन्यू नहीं किया। आप ऐसे मसले आते हैं ना जब हम एफबीआर में बैठे होते हैं, तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ, अगर मैं प्रीमियम नहीं दूंगा तो ये समझा जाएगा कि मैंने विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ तो मैंने नहीं किया, तो बेनिफिट तो मेरा वहीं पे इंटैक्ट रहेगा, मेरा बेनिफिट वहीं पे है। आप जबरदस्ती कर लो वो कमिश्नर अपील के पास चला जाएगा, कमिश्नर अपील भी आपका ही है, वो कहता है कि ठीक है पैसों की जरूरत है, फलाना कमिश्नर मेरा ही बैठा हुआ, उसने टैक्स लगा के भेजा, ठीक है ओके करो यार। एपलेट ट्रिब्यूनल पे भी लोग अच्छे बैठे हुए हैं, वो वापस करेंगे, कहेंगे चलो जी सेटिस्फाइड, खत्म, नहीं बनती बात। वहाँ पे भी किसी को समझ नहीं आई, तो हाई कोर्ट तो है ना, कर देगी वापस, और अक्सर वापस होता है। हाँ, तो ये यहाँ पे यही रुक जाओ कि ये कानून में नहीं लिखा हुआ, तो अगर वो विड्रॉ करेगा तो फिर आप उससे फायदा वापस ले लेना। विड्रॉ नहीं कर रहा, उसके हालात ठीक नहीं, उसने नहीं पे कर सका, उसने विड्रॉ तो नहीं किया। चलो जी, हाफिज साहब आप भी क्वेश्चन पूछिए। सर जो हम करते हैं सॉरी डोनेशन, अगर हम क्रॉस चेक के थ्रू करें उसके लिए तो वो एक एविडेंस है ना कि क्रॉस चेक में कैश में नहीं कर सकते, जब हम गुड्स की शेप में करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या एविडेंस होना चाहिए?
इन काइंड में कुछ भी हो सकता है। इन काइंड में मैं कह देता हूँ कि इन काइंड में आपने कहा या किसी मिस्टर ए ने कहा कि ये मेरा प्लाजा है, एम्बुलेंस कर दो, एम्बुलेंस मैंने कर एम्बुलेंस एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से उनके नाम पे होगी और जो इनवाइस बनेगी जो सेल कर रहा होगा वो आपके नाम पे बनाएगा या आपको वो कहेगा कि आप हमें चेक जो है वो दे दें, हम गाड़ी उधर दे देंगे। अभी दूसरा इन काइंड हो सकता है, एक बहुत से लोग ऐसे अमीर होते हैं उनके पास प्लाजे होते हैं लेकिन वो लिख देते हैं कि मेरे मरने के बाद ये अदारे को मैंने दे दिया, ठीक है, तो वो वसीयत होती है। या फिर वो उनके पास जिंदा होते भी इतना पैसा होता है कि यार वो कहते हैं ये यहाँ पे फलाई अदारा बन रहा है, ये बिल्डिंग में उन्हें दे देता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं वो 5 मन गंदम और इस तरह दे देते हैं, तो अदारा जो है वो फिर उसकी नोयत देखते हैं ना कि 5 लाख गंदम के लिए पाकिस्तान में कोई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तो नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी उतना प्रूफ ही काफी होगा। या आपने 100 kg मदरसे को दे दिया जो कि मदरसा रिकग्नाइज था, तो फिर वहां पे आके यहाँ पे फिर मसाइल शुरू होते हैं, माना जाए या ना माना जाए। फिर वो इन्हीं डॉक्यूमेंट में देखो, अगर आप गंदम लेके दे देते हो, आप एक मदरसा है जो कि रिकग्नाइज्ड है, एनजीओ है, वो अच्छा काम कर रहा है और उनको गंदम की बच्चों की जरूरत है, वहाँ पे हॉस्टल अंदर रहते हैं तो तालीम हो रही है वहाँ पे, तो आप देते हैं, तो फिर वो वहाँ पे फिर ये चीजें फिर जो है ना किसी तरह भी जा सकती है। चलिए, आई थिंक वी शुड एंड द सेशन टुडे। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है जिनको मैंने रुकने को कहा है वो रुक जाएं और बाकी जो है जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिजिकल क्लास है यार मैं एक बात कहूँ, हाँ सुन लो यार आप लोग ना प्लीज, ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, जो लोग जूम पे ले सकते हैं ना प्लीज वो सुबह ना आइएगा, वो घर पे जूम पे लें। हाँ मतलब अगर आप ले सकते हैं ना तो प्लीज जूम पे रहें। एक दो दिन के लिए मुश्किल है ना वो आ जाए, और जो मेरे वो जंग वाले दोस्त हैं, सॉरी फॉर देम, मैंने कहा था जिनको भी कि ये ना आए लेकिन ये जबरदस्ती आ गए, तो जो जूम पे ले सकते हैं और कंफर्टेबल है वो लें घर पे ही, क्योंकि ये चल रहा है, इशू चल रहा है, तो हमें भी इशू के साथ, हम भी वी आर आल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो आप लोग भी प्लीज रहना वो घर पे ही। थैंक यू वेरी मच। सो वी मस्ट एंड। ओके जी, कल इंशाल्लाह मिलते हैं।